magnetic paramagnetic region above the Curie points. The magnetic susceptibility of a ferromagnetic is given by the here C is the Curie temperature and T is the Kelvin temperature of the substance and Tc is the Curie temperature. आपको रिलेशन देखना है, आपको पैरामैग्नेटिक रीजन्स के सस्पेक्टिबिलिटी के रिलेटिव इसका रीजन देखना है, तो आपको पता है जो इसका रीजन होता है, इसका रिलेशन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये सी म्यू नॉट अपॉन टी के इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके, यहां पर जो सी है वो क्यूरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्यूरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, यहां पर जो म्यू नॉट्स है आपका, वो आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है -7, और जो टी आपका है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जो काई है सस्पेक्टिबिलिटी आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। ओके, यानी कि 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना है, ये सी, यानी कि हम इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी अपॉन टी सफिक्स में सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है, ठीक है। ओके, 16 हो गया। देखिए 17 की हम डिस्कस करते हैं कि 17 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, ए लॉन्ग वायर इज बैंड, एक लॉन्ग वायर है जिसे बैंड किया गया है एज सो एंड ए करंट आई पासेस थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ओ, ठीक है ना, ड्यू टू द सर्कुलर पार्ट ऑफ द वायर इज वेयर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक इसमें एक डायग्राम है, इस डायग्राम की तरीके से आप देखिए, एक लॉन्ग वायर को इस तरीके से बेंड किया गया है और बेंड करने के बाद इसी लॉन्ग वायर का दूसरा फेस ये जा रहा, तो ये तो लॉन्ग वायर के लिए हो जाएगा और ये लूप बनेगा, ये क्या बन गया, लूप बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ओके, अगर मान के चलिए इसका रेडियस कितना है, आई आर, अगर मैंने इसका सेंटर से रेडियस ले लिया स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, एज अ विश किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखिए ध्यान से, स्मॉल आर से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप लूप की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, जो आपका लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और कंडक्टर्स वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपके कंडक्टर्स वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन आपका 2πr, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स वायर की वजह से। तो आपको क्या पूछा गया है, इसने पूछा है ड्यू टू द सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना, ऑफ द वायर इज वेयर इज लॉन्ग वायर इज बैंड ऑफ द, जैसे कि लॉन्ग वायर को बैंड किया गया, करंट इज आई पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना इतना आएगा। अगर लूप की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड्स देखना चाहते हैं, तो लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये लूप की वजह से है, ठीक है। और ये आपके किसकी वजह से आ रहा है, ये बी कंडक्टर वायर की वजह से आ रहा है, ओके, ये कंडक्टर्स वायर की वजह से आ रहा है। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड्स की अगर आप बात करना चाहें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लूप और कंडक्टर्स वायर की वजह से होगा, यानी कि बी लूप हो गया और प्लस आपका कंडक्टर्स वायर हो गया, तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ब्रैकेट्स में आपका आ जाएगा, ठीक है, 1/, पाई आपका आगे 1/, पाई पाई कॉमन आ जाएगा, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 1, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि देखिए ध्यान से, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू द परमेबिलिटी ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट्स, ओके।
देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की बात हो रखी है, तो बी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो आपका है ये रिप्रेजेंट करता है म्यू नॉट आई को, ठीक है ना, म्यू नॉट आई टाइम्स, इसे कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलते हैं इसे? एम्पियर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपका जो होता है वही रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका सर्किटल लॉ, ठीक है ना। ओके, गॉसेस लॉ आपको पता है कि क्या होता है, फाई सफिक्स में ए यू कोस टू आपका हो जाएगा। अगर गॉसेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए फाइंड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए, ठीक है ना, इनक्लोज सरफेस एरिया, तो बी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बायो सेवर्ट लॉ जो आपका होता है वो बी यू कोस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं आ रहा। एम्पियर सर्किटल लॉ होता है आपका बी होल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। फेराडेज लॉ आपका क्या होता है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस का एल डी फाई बाई डी टी, ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ओके। 18 के बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है ओके, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अलोंग्स, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी, ट्रेवल डायरेक्शन जो होती है और उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये आपका हो गया फोर्स, ठीक है, और ये आपका हो गया बी। आप इसे क्यू बी के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, तो इन सब के लिए ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स या राइट हैंड रूल्स आप लिख सकते हो मैक्सवेल का, तो इसमें ये हमेशा परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर्स होते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरीके से बिहेव करेगा, तो इसका जो ट्रेवलिंग अलोंग्स होगा वो ए स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि किसी लंबे सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए किसी लंबे सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, ओके। अगर मान के चलो सपोज दैट मेरे पास एक लंबा सीधा चालक है जिसकी लेंथ एल है, अब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्ट लॉ जो आप फाइंड करते थे, अकॉर्डिंग टू बायोट बायोट सेवर्ट लॉ, तो उस केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जो आपका निकल के आता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आपका आता था आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसी पॉइंट्स की वजह से, ठीक है ना, किसी बिंदु पर अगर आप इसे टोटल इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखते तो आपका निकल के आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई की जगह पर आपका आई, ठीक है, यानी कि 2 आर के रेस्पेक्ट में हो जाता है, और 2 आर के रेस्पेक्ट में आपका ये हो जाता है आर स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाता है और आपका आर से आर कट जाता है, ओके। तो बी यू कोस टू आपका जो होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो बी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन आर के। व्युत्क्रम या लिखा है ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, सीधे लंबे चालक तारक के कारण। वेरियस इनवर्सली एट अ डिस्टेंस, यानी कि चालक की दूरी के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। चालक से दूरी के तृतीय घात के, यानी कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द, चालक से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, ओके। ये बायो सेवर्ट लॉस के अकॉर्डिंग है, और ये एक्सियल कंडीशन में आ गया, और ये आपके किसी गोले की वजह से आ गया, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो बी है, ठीक, ओके। 20 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 आता है,
और क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है वो एन ऑब्जर्वर मूव्स पास्ट एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, हिज इंस्ट्रूमेंट मेजर, इंस्ट्रूमेंट्स मेजर जो करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है, किसे मेजर करता है, यानी कि विराम अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन के सामने एक प्रेषक गुजरता है, उसका उपकरण मापेगा एट रेस्ट कंडीशन में, व्हेन द ऑब्जेक्ट, यानी कि व्हेन द पार्टिकल्स एट रेस्ट कंडीशन, मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने डिस्कस किया था, उसमें हमने आपको डिस्कस करके बताया था व्हेन द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है ना, हिज, ठीक है ना, एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी, और मोशन कंडीशन की जब बात आएगी, मोशन कंडीशन ये तो एट रेस्ट कंडीशन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, अगर यही चार्ज पार्टिकल मोशन की कंडीशन में होता है, मोशन में, तो कौन कौन सा फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है ना, मोशन कंडीशन में, अभी इसमें मोशन नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कराएगा ये, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज, यानी कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, ये आपका रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम, यानी कि आपने म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन आपने वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये इसका जो दूसरा रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो आपका देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म के लिए होकर फाइंड किया जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन, ठीक है ना, आपका ये हो जाता है ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन, ठीक है, ए बाय 2, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, और डेविएशन एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, म्यू माइनस 1, यानी कि ए म्यू माइनस 1 के। अब यहाँ पर बात कर रही है कि जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया जाएगा तो आपको पता है कि 7 कलर से होकर डिफरेंट होता है, यानी कि वी आपका होता है वी आई बी जी वाई ओ आर, आर की जो होती है वेवलेंथ सबसे हाई होती है, रेंज हाई होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसकी रेंज हाई होती है, ठीक है ना, इससे कम इसकी होती है, इससे कम, धीमे धीमे इस तरीके से आपके डिस्पर्शन देखा जाए तो सबसे हाई जो डिस्पर्शन होता है वो वॉलेट में होता है, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम फॉर द वॉलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 में द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ एंड लैम्डा, द पार्ट डिफरेंस शुड बी, अगर हमारी दोनों की दोनों कंस्ट्रक्टिव है और मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसमें जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो हमारा होता है एन लैम्डा के इक्वल, ठीक है, तो डायरेक्ट ही करेक्ट ही आपका आंसर आ गया एन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अ रे ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन
air glass interface at Brewster's angle. The angle of refraction in glass is, जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लासेस होता है वो आपको पता है, ध्यान से देखिए 90 होता है, 90 डिग्री, और ये हमारा जो एंगल हो जाता है वो हमारा होता है पाई बाई 2 के इक्वल। तो ये हमारा 34 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है, ब्रूस्टर एंगल आपका 34 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका किस तरीके से है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा यू इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यहां पर लैम्डा आपकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ओके। पी यहां पर आपका मोमेंटम है, मोमेंटम है, ठीक है, ओके। देखिए मोमेंटम और ये वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के, यानी कि वेवलेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p इक्वल को। अगर इसमें ऑप्शंस देखते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोमेंटम, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगी जब मोमेंटम बढ़ेगा, पर ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ हमें पता है ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इंक्रीज विद डिक्रीज इन इट्स मोमेंटम, अगर इंक्रीज आपको देखना है कि ये इंक्रीज है, वेवलेंथ अगर आपकी इंक्रीज है तो मोमेंटम कैसा होना चाहिए, घटने पर बढ़ती है, तो मोमेंटम आपका डिक्रीज होना चाहिए। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, ये तो गलत है। वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, उसके संवेग के द्विघात के अनुसार परिवर्तित होता है, नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 में द परसेंटेज ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आपका जो गिवन मास है किसी का, वो उसका रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस लेफ्ट डिके आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स इज, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, द परसेंटेज ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, लेफ्ट डिके आफ्टर द 4 हाफ लाइफ्स इज। हमारे पास कितनी लाइफ्स हैं, एन यू इक्वल्स टू 4 है, हाफ लाइफ्स, 4 हाफ लाइफ्स है हमारे पास, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो 1/2 का पावर n इंटू 100% होता है। तो हमने क्या किया, 1/2, ओके, कितनी हो गई, पावर हो गई 4 इंटू 100%, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया, 100 बाई ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 टू 6.25% के इक्वल हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी दे रखा है, ठीक है, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 27 जो हमारा क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज सिमिलर, जो हमारी नेचर ऑफ लाइट्स होती है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। प्रकाश तरंगे देखिए कभी भी ये डाइवर्ट्स नहीं होती इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में डाइवर्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। और ये किस तरीके की प्रवृत्ति रखती हैं, ये गामा रेज के समान होती हैं। बीटा रेज डाइवर्ट्स हो सकता है, कैथोड रेज डाइवर्ट्स हो सकती है, अल्फा पार्टिकल आल्सो मेड बाय द 2 प्रोटॉन्स। तो गामा रेज आपकी कैसी होती है, न्यूट्रल्स होती है, और ये न्यूट्रल्स ही कंसीडर की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका गामा रेज होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियर होलोकास्ट मीन, यानी कि न्यूक्लियर जो होलोकास्ट है इसका मतलब क्या है, ओके। चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियर होलोकास्ट का मतलब देखिए, वैसे तो जब भी किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वॉर होता है तो काफी विशाल तबाही मच जाती है, जिसकी वजह से काफी एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है, ठीक है ना। इसी को न्यूक्लियर होलोकास्ट कहते हैं। देखिए गेटिंग हग, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी बाय फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन तो ये प्रोसेस होता नहीं है, ये फ्यूजन ना होकर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो फ्यूजन है यानी कि संलयन जो है द्वारा अत्यधिक नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना। गेटिंग हग न्यूक्लियर एनर्जी बाय फिजन,
यानी कि विखंडन द्वारा अत्यधिक नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना। ओके, नक्षत्र से सतत आने वाली ताप अभिक्रियाएं ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द स्टार्स, ये भी नहीं है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो नाभिकीय आयुधों के उपयोग से होने वाली विशाल तबाही, इसी हॉलोकास्ट मीन बोला जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है। ओके, हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 29 क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट एम्प्लाइज, यानी कि फोटोवोल्टेइक जो इफेक्ट होता है इसका अर्थ क्या है। देखिए फोटोवोल्टेइक जो इफेक्ट्स आपका है, ठीक है ना। ओके, ये सबसे पहले ये जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट्स होता है ये पीएन जंक्शंस में होता है, सबसे पहले तो ये बात रखिए, ठीक है ना। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो होता है पीएन जंक्शंस में होता है। ये फॉरवर्ड वाइज जो वोल्टेज होते हैं, जब वोल्टेज आप चेंज करते हैं किसी भी जंक्शंस का, तो उस तरीके से फोटोवोल्टेइक इफेक्ट्स जनरेट होता है, ठीक है। ओके, emissions of photons with the applications of potential difference, यानी कि विभवांतर के कारण फोटोन का उत्सर्जन, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। appearance of the forward voltage across the illuminated pn junctions, ठीक है, ये सही है, यानी कि जंक्शन के प्रकाशित होने के कारण अग्रिम वोल्टेज का उत्पन्न होना। ओके, रेगुलेशंस ऑफ वोल्टेज यूजिंग जेनर डायोड्स, नहीं, ये तो सिर्फ ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। जो भी आपका ब्रेकिंग डायोड्स होता है, वो जेनर डायोड्स होता है, वो ब्रेकिंग के लिए यूज होता है, ब्रेकडाउन्स के लिए। रिडक्शन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स करंट टू जीरो, ये भी नहीं होता। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो अपीयरेंस ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एन एल्यूमिनेटेड पीएन जंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा हो गया, इफ हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन ऑफ 50 हर्ट्ज, हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन है आपका 50 हर्ट्ज एसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल इन द आउटपुट इज, जो फ्रीक्वेंसी हाफ वेव्स हमारी कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है। जो आपके आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2, ठीक है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसीज के हो जाती है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं रहेगा और ये आपकी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती धारा का अर्ध तरंग रिएक्टिफिकेशन होने पर निगम में तरंगिका की आवृत्ति होगी, ये कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। ओके, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन, जब वोल्टेज गेन करेगा, यानी कि किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टेज आवर्धन होता है। अब देखिए, वोल्टेज जो आवर्धन होता है किसी भी उसके लिए, वो हाई फ्रिक्वेंसीज पर, लो एंड हाई फ्रिक्वेंसीज पर होता है, एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द मिड फ्रिक्वेंसीज, यानी कि हम जो कांस्टेंट या तो कांस्टेंट कर सकते हैं मिड फ्रिक्वेंसीज को, या फिर कम ज्यादा करना, यानी कि निम्नतम और उच्चतम हाई फ्रिक्वेंसीज पर होता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर जो प्रवर्धक के लिए वोल्टेज आवर्धन होता है वो हाई फ्रिक्वेंसीज पर होता है। देखिए, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिंगल सिग्नल फ्रिक्वेंसीज, ये नहीं है, इज हाई एट लो फ्रिक्वेंसीज एंड कांस्टेंट इन द मिड, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसीज रेंज, यानी कि निम्न तथा उच्चतर आवृत्ति पर अधिक तथा मध्य आवृत्ति पर आसपास स्थिर रहता है, ठीक है। निम्न तथा उच्च आवृत्ति पर कम होना चाहिए और मध्य आवृत्ति पर आपका कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी कि ज्यादा हाई हो जाएगा तब भी आपका कम हो जाना चाहिए, और ज्यादा कम हो जाएगा तब भी आपका कम ही हो रहना चाहिए, ठीक है ना। एंड मध्य आवृत्ति पर स्थिर होता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, तो ये हो नहीं सकता, बी और डी आपका नहीं है, आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, अगले में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल बी सुटेबल फॉर द बियॉन्ड द हॉरिजन कम्युनिकेशंस स्काई यूजिंग स्काई वेव्स, जो इसका हॉरिजन कम्युनिकेशंस होता है वो 10 किलो 10 के अप्रोक्स होता है, 10 मेगा हर्ट्ज के अप्रोक्स, कितना आएगा, 10 मेगा हर्ट्ज के अप्रोक्स होता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों जो भी बच्चे नर्सिंग प्लेक्सिस से लिए यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं नर्सिंग प्लेक्सिस से, वो बच्चे हमारा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अभी नर्सिंग प्लेक्सिस आपके लिए 50% डिस्काउंट्स दे रहा है, और जो अगर आप किसी टीचर्स का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी आपको 50% मिलेगा। हमारा जो प्रोमो कोड्स है, ठीक है ना, वो हमारा प्रोमो कोड जो आपका है वो आपको
KM0102 आपको मेंशन करना है। इससे आपको 50% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनल, ये आपका डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, अपने जानने वाले किसी भी जानने वाले किसी भी लोगों को ये इसके बारे में बताते हैं और आप इसे अपने बायो लिंक से अगर डाउनलोड करवाते हैं तो आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे, जो कि 100 कॉइन्स आपके 85 रुपीज में एडिशनल डिस्काउंट्स दिलवाएंगे इस कोर्सेज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और न्यू पेपर्स के साथ।